नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। और आपकी डिमांड के अनुसार आप बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आए, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वैकेंसियां जो आ रही हैं उनके लिए काम आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपकी पसंद के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ कर रहा हूं। और ये इतिहास राजस्थान की और भारत में होने वाले विभिन्न राज्यों में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काम आएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द हैं, एक तो है इत और एक है हास। इत प्लस हास से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है, अर्थ है इसका ऐसा ही हुआ था, या फिर ऐसा कहें कि ऐसा ही हुआ होगा। तो बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले शब्द जान लेते हैं इतिहास शब्द। तो इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इत प्लस हास, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो बात करें भारतीय की बात करें, भारतीय इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास की बात करें तो जो भारतीय इतिहास है वो आध्यात्मिक या फिर कहें आध्यात्म पर आधारित है या आदर्शवाद पर आधारित है। आदर्शवाद पर आधारित है, यानी भारतीय जो इतिहास है वो आध्यात्म पर आधारित है या आदर्शवाद पर आधारित है। और जबकि बात करें पाश्चात्य यानी पाश्चात्य इतिहास की बात करें तो पाश्चात्य जो इतिहास है वो आधारित है यथार्थवाद पर। यथार्थवाद पर आधारित है। भारतीय इतिहास की बात करें तो वो आध्यात्म पर आधारित है या आदर्शवाद पर आधारित है। और बात करें पाश्चात्य इतिहास की तो वो यथार्थवाद पर आधारित है। बात करें तो इतिहास लेखन की बात करें तो दो विधियां अपनाई गई। इतिहास लेखन की दो विधियां अपनाई गई या दो शर्तें अपनाई गई। दो शर्त थी और वो दो शर्त कौन सी थी? एक शर्त माने तो एक शर्त जो थी इंपोर्टेंट थी और वो थी कालक्रम। यानी इतिहास लेखन में दो शर्तें अपनाई गई। एक तो थी कालक्रम, यानी काल के अनुसार, क्रमानुसार, जैसे 1 से लेकर 100 के बीच। 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 या 10 20 100, इस तरह से कालक्रम के अनुसार। बात करें तो दूसरी जो पद्धति या जो शर्त अपनाई गई थी तो उस काल की प्रमुख बात की जाए तो प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया। उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख, यानी बात करें इतिहास लेखन
इतिहास लेखन की दो शर्तें अपनाई गई, और दो शर्तें थी, एक थी कालक्रम और दूसरी थी उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख। दो शर्तें अपनाई गई थी। बात कर लेते हैं फिर एक बार फिर से कि इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इत प्लस हास्य, और जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ होगा। भारतीय इतिहास की बात करें तो आध्यात्म या आदर्शवाद पर आधारित है, और पाश्चात्य इतिहास की बात करें तो यथार्थवाद पर आधारित है। अब जान लेते हैं कि जो महान इतिहासकार हुए थे हेरोडोट्स, हेरोडोट्स ने क्या माना था, इस चीज को भी जान लेते हैं। तो हेरोडोट्स जो थे वो इतिहासकार माने जाते हैं, प्राचीन इतिहासकार माने जाते हैं। तो हेरोडोट्स की बात करें, हेरोडोट्स हेरोडोट्स की बात करें तो हेरोडोट्स ने इतिहास को तीन शब्दों में बांटा था। इतिहास को तीन शब्दों में विभक्त किया था, और वो तीन शब्द थे, एक तो थी खोज, और दूसरा जो था वो था गवेषणा, और तीसरे शब्द की बात करें तो वो था अनुसंधान। महान प्राचीन जो हेरोडोट्स इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को तीन शब्दों में विभक्त किया। पहला था खोज, और दूसरा था गवेषणा, और तीसरा था अनुसंधान। बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरोडोट्स के अनुसार इतिहास को तीन शब्दों में विभाजित किया गया, और उनमें से है या उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन अगर पूछता है नहीं है, ये तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से एक और शब्द अलग से दे दिया जाएगा और वही हमारा आंसर होगा, या फिर ऐसा होगा तीन अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे और तीनों में से एक कोई शब्द दे दिया जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। अब बात करें तो इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धति। इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धति की बात करें तो इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धति अपनाई गई, वो 5 पद्धतियां अपनाई गई थी। कितनी पद्धतियां? 5 पद्धतियां अपनाई गई थी। तो पहली बात करें तो वो पहली थी काला अनुक्रमकी। बात करें दूसरी की तो वो थी वर्ण अनुक्रमकी। बात करें तीसरी की तो वो थी वैज्ञानिक। और बात करें चौथी की तो एक पद्धति जो चौथी थी वो थी विधेयवादी पद्धति की। और बात करें पांचवी की तो पांचवी जो पद्धति थी वो थी समाज शास्त्रीय पद्धति। तो इतिहास को लेकर 5 पद्धतियों को स्वीकृति दी गई, और वो पद्धति थी कालानुक्रमिकी पद्धति, एक वर्णानुक्रमिकी पद्धति, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक विधेयवादी पद्धति और एक समाज शास्त्रीय पद्धति। ये 5 पद्धतियां अपनाई गई, स्वीकार की गई। वर्णानुक्रमिकी पद्धति की सबसे पहले बात करते हैं। तो पहली थी, बात कर लेते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति की बात करें तो ये पद्धति जो अपनाई गई थी वो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेकन ने अपनाया था। गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। इस पद्धति को किसने अपनाया था?
गारदातासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। और बात करें इस पद्धति में क्या हुआ, इस पद्धति में क्या हुआ, लेखक और उनकी कविताएं, लेखक व उनकी कविताएं उनकी कविताएं या रचनाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ग्रंथों को या आधार पर किया गया था। वर्ण के आधार पर कवियों और रचनाओं को एक क्रम में रखा गया था। जैसे कि मान के चले कबीर और केशव, तो इन दोनों को एक साथ एक ही क्रम में पढ़ा गया था। तो बात करें, लेकिन इसमें एक दोस्त जो बात करें तो इसमें देखी जाए तो ये लेखन की सबसे दोषपूर्ण व सबसे भद्दी पद्धति मानी जाती है। सबसे दोषपूर्ण और सबसे भद्दी पद्धति मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कवियों को और उनकी रचनाओं को क्रम के अनुसार रखा गया था, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो जैसे मान के चले, जैसे कबीर था, केशव, दोनों को एक साथ पढ़ा गया, क्योंकि कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, केशव का जन्म कुछ समय हुआ था। तो देखा जाए दोनों को एक साथ पढ़ा गया तो उनका सही क्रम नहीं था, कालक्रम सही नहीं था, इसलिए इस पद्धति को सबसे भद्दी और दोषपूर्ण पद्धति माना गया। तो इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी पद्धति के बारे में। दूसरी जो पद्धति थी वो दोस्तों थी काल अनुक्रमी पद्धति। और उस पद्धति में भी एक दोष पाया गया था, और वो थी एक अनिवार्य शर्त। दो शर्तें हमने बताई थी, एक तो थी काल अनुक्रमिक, और दूसरी जो पद्धति जो शर्त आवश्यक शर्त बताई थी मैंने, और वो बताई थी उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख। यही अनिवार्य शर्त थी और वही उसमें पाई नहीं गई थी। तो दूसरी बात कर रहे हैं हम पद्धति की, और उस पद्धति का नाम था कालानुक्रमिकी पद्धति। और इस पद्धति की बात करें तो इस पद्धति को जो अपनाया था वो ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपनाया था। ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने अपनाया था। यानी कालानुक्रमिक की पद्धति को ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने अपनाया था। बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि इतिहास लेखन की दो प्रमुख शर्तें अपनाई गई। एक तो थी काल अनुक्रमिक और एक थी कालक्रम, और दूसरी थी उस कालक्रम की प्रमुख वृत्तियां का उल्लेख, और यही एक अनिवार्य शर्त थी। हेरोडोटस ने इतिहास को 3 शब्दों में विभक्त किया, और एक था खोज, दूसरा था गवेषणा और तीसरा था अनुसंधान। इतिहास लेखन की 5 पद्धतियां अपनाई गई। इसमें थे कालानुक्रमिकी, दूसरी थी वर्णानुक्रमिकी, तीसरी थी वैज्ञानिक, और चौथी विधेयवादी, और 5वीं थी समाजशास्त्री पद्धति। बात कर रहे हैं कालानुक्रमिकी पद्धति की, तो कालानुक्रमिकी जो पद्धति थी वो ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपनाई थी। और इस पद्धति की बात करें, इसका जो काल विभाजन था, काल विभाजन के अनुसार कवियों को एवं
उनकी रचनाओं को क्रम में रखा गया। यानी इसमें क्या था, काल के क्रम के अनुसार काल विभाजन भी था इसमें, और काल विभाजन भी था, और कवियों की उनकी रचनाएं काल क्रम के अनुसार रखा गई थी। लेकिन इसमें एक ही दोष था, जो इतिहास लेखन की जो प्रमुख अनिवार्य शर्त थी, वो अनिवार्य शर्त थी, वो कौन सी थी, उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं था। अनिवार्य शर्त जो थी, यानी इसमें काल विभाजन भी किया गया था, इसमें काल विभाजन भी हुआ, और कालक्रम, इस कालक्रम के अनुसार कवियों एवं उनकी रचनाओं को क्रम में रखा गया। और ये तो चीज थी, लेकिन इस पद्धति का जो दोष था, वो अनिवार्य शर्त थी, उस काल की प्रमुख वृत्तियों का उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन वो इसमें नहीं था, इसलिए इस पद्धति को भी नहीं अपनाया गया था। अब बात करें तीसरी पद्धति की थी, तो वो तीसरी पद्धति की बात करें तो तीसरी जो पद्धति थी हमारी, वो थी वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी थी? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, इस पद्धति में वही कमी थी जो कालानुक्रमी पद्धति में थी, यानी इसमें भी वही दोष था जो इस कालानुक्रमी की पद्धति में दोष था, वही पद्धति सेम वैज्ञानिक पद्धति थी। लेकिन इस पद्धति में क्या हुआ था, बात करें, इस पद्धति को वैज्ञानिकों ने शोध कार्य के लिए अपनाया गया था। इस पद्धति के अनुसार शोध कार्य किए गए। इस पद्धति में क्या था, इस पद्धति के अनुसार इसमें शोध कार्य किए गए थे। क्या किए थे? शोध कार्य किए गए थे। वो शोध कार्य के लिए उपयोगी पद्धति मानी गई। इसमें काल विभाजन भी हुआ, कालक्रम के अनुसार कवि की रचनाएं हुई, लेकिन अनिवार्य जो शर्त थी, उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख होना चाहिए था, वो भी इसमें नहीं मिला। लेकिन इस पद्धति की बात की जाए तो ये शोध कार्य किए गए और शोध कार्य के लिए उपयोगी पद्धति मानी गई, लेकिन ये भी विद्वानों ने अच्छी पद्धति नहीं मानी और इसको भी अस्वीकार भी कर दिया। इसको भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बात कर लेते हैं चौथी पद्धति, और उस चौथी पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। उस चौथी पद्धति का नाम क्या है? विधेयवादी पद्धति। तो उसको भी समझ लेते हैं। चौथी पद्धति थी और वो थी विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति की बात करें तो विधेयवादी पद्धति अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म शब्द का रूपांतर का हिंदी रूपांतरण है
रूपांतरण है। यानी विधिवादी पद्धति अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। और इस पद्धति की बात करें, इस पद्धति के जो प्रवर्तक थे वो माने जाते हैं, या तेन कहें, तेन, या इसको बेन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक जो थे वो थे तेन और बेन, और ये थे फ्रांसीसी विद्वान। ये इसके प्रवर्तक कौन थे? फ्रांसीसी विद्वान तेन या बेन। ये अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म का हिंदी रूपांतरण है, और इसके प्रवर्तक थे तेन या बेन, और ये थे फ्रांसीसी विद्वान। इन्होंने 3 शब्दों का इतिहास के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। 3 शब्दों का प्रयोग किया, और वो 3 शब्द थे। एक शब्द था जाति, दूसरा था वातावरण, और तीसरा था क्षण विशेष। ये 3 शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए? इतिहास के लिए। किसके द्वारा? तेन या बेन के द्वारा। कौन सा शब्द? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये 3 शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तेन या बेन के द्वारा प्रयोग किया गया था। बात करें तो इस पद्धति को भारत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया, और विद्वान इनके इतिहास को सर्वमान्य इतिहास माना। यानी इस पद्धति को भारत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपनाया गया था, और उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया था उसको ही सर्वमान्य इतिहास माना गया था। बात करें इसकी, और क्योंकि इस पद्धति में उस काल की प्रमुख चित्त प्रवृत्तियां जो थी उनका भी उल्लेख इस पद्धति में मिलता है, इसलिए इस पद्धति को विद्वानों ने पद्धति को स्वीकार किया था और इसी को माना था। और इसकी एक अंतिम पद्धति मैंने बताई थी, उस अंतिम पद्धति का नाम था समाज शास्त्रीय पद्धति। तो इस पद्धति की बात करें तो इस पद्धति के जो प्रवर्तक थे वो थे कार्ल मार्क्स। और ये भौतिकवाद या इसको कहें द्वंद्वात्मकवाद पर आधारित थी। ये भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित थी, और इसमें समाज में 2 भागों में बटा हुआ था। समाज 2 भागों में बटा था। एक शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग, और इसको भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इस पद्धति तो बहुत अच्छी लगी, ये पद्धति तो अच्छी थी, ये सबसे अच्छी पद्धति थी, लेकिन इस पद्धति में
कोई भी इतिहास का लेखन नहीं हुआ। ये पद्धति तो अच्छी थी, लेकिन इस पद्धति में क्या हुआ था, कोई भी इतिहास का लेखन नहीं हुआ। एक बात करें, माना जाता है, कई बार पूछा जाता है कि आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था, कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो दोस्तों कोई भी इतिहास ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा था। इन्होंने इतिहास ग्रंथ की बात करें तो कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था। तो बात करेंगे अगले भाग में गारसा तथा तासी के बारे में। आपको आशा करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक अगले भाग में आपको, और अगले भाग में हम बात करेंगे गारसा तथा तासी के बारे में, और शिव सिंह सेंगर के बारे में, और मिश्र बंधुओं के बारे में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।